आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। मेरा नाम तनुज कुमार और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करता हूं। तो आज के टॉपिक में हम काई स्क्वायर टेस्ट की अगली एप्लीकेशन चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पैरामेट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट की बात करेंगे। तो काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। तो हमने चेक करना है कि जब हम डिफरेंट सैम्पल्स में कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं तो वो एक जैसे हैं, यानी वो क्या करते हैं, सिर्फ एक ही पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, मेरे पास कोई कॉलेज है, उस कॉलेज के स्टूडेंट्स की हाइट और वेट के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट, पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा, ये अगर मुझे एस्टिमेट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने सैंपल उस पॉपुलेशन से कंसिडर कर लिया। तो अब सपोज़ 100 यूनिट का एक सैंपल मैंने लिया और उसका कोरिलेशन कोफिशिएंट मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो कभी कभी क्या होता है, सिर्फ एक सैंपल के बेसिस पे जो कंक्लूजन्स होते हैं वो पॉसिबल नहीं होते हैं। तो मैंने अपना कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया, सपोज 5 सैंपल ले लिए मैंने। एक बार में 100 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया, फिर अगली बार में फिर से सपोज़ 90 स्टूडेंट्स का सैंपल ले लिया, देन 200 का सैंपल ले लिया। तो इस तरह से मैंने 5 सैंपल अपने कंसिडर कर लिए। अब हर सैंपल में मैंने क्या किया, कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट किया। तो हम देखेंगे हर सैंपल का कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा, अलग अलग आएगा। लेकिन पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट तो सिंगल वैल्यू होगी। तो हम चेक करेंगे कि ये चारों कोरिलेशन कोफिशिएंट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं अलग अलग सैंपल में, ये एक ही पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसे टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसके लिए देखिए, जो नल हाइपोथेसिस होगी, तो नल हाइपोथेसिस हुई द गिवन वैल्यूज़ ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट रैंडम सैंपल्स आर होमोजीनियस। तो इसे टेस्ट करने के लिए इसका जो प्रोसीजर है, इसमें हमने क्या लिया, लेट R1 R2 अप टू सपोज RK, यानी हमारे पास कितने सैंपल हैं, सपोज K सैंपल हैं और हर सैंपल का साइज़ हमने क्या लिया है, फर्स्ट सैंपल का साइज़ N1 ले लिया, सेकंड का N2 ले लिया, इसी तरह से kth सैंपल का साइज़ हमारा क्या होगा, NK होगा। तो हमने कहा लेट R1 R2 RK R के कोरिलेशन कोफिशिएंट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट सैंपल्स ऑफ साइजेस N1, N2, अप टू NK रिस्पेक्टिवली। तो ये इस तरह से हमने एक स्टेटमेंट अज्यूम कर लिया कि हमारे पास के इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं और हर सैंपल वैल्यू में जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है। अब सैंपल ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, बाईवेरिएट पॉपुलेशन से हम लेंगे, यानी पेयर्ड ऑब्जर्वेशन होंगे हमारे पास। तो उन पेयर्ड ऑब्जर्वेशन में कोरिलेशन कोफिशिएंट हर सैंपल में क्या है, अलग अलग है और हर सैंपल का साइज़ भी क्या है, अलग अलग है। जैसे फर्स्ट सैंपल का सैंपल साइज N1 है, सेकंड का N2 है और kth सैंपल का NK है। तो कैसे हम अपना टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक को डिफाइन करेंगे। अब काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक जब हम डिफाइन करते हैं तो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक हमारा होता है, काई स्क्वायर वेरिएट इज़ द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। अगर सिंगल वेरिएबल है तो हम कहेंगे ये काई स्क्वायर वेरिएट क्या होगा, हमारा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ होगा। और अगर हमारे पास n स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स होंगे तो उनके सम का स्क्वायर क्या होगा, काई स्क्वायर वेरिएट विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टैटिस्टिक डिफाइन करेंगे जो R1 R2 और RK पे होगा। तो इसे हम जेड ट्रांसफॉर्म की हेल्प से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया लेट ZI। तो ये ZI यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म होता है, फिशर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम इसे कहते हैं। इसकी वैल्यू होगी 1/2 ऑफ log 1 + RI डिवाइडेड बाई 1 - RI फॉर एवरी I 1 to up to K।
तो ये जेड ट्रांसफॉर्म हमने कर लिया। तो क्या करना है, जो भी कोरिलेशन कोफिशिएंट्स हमें गिवन है, हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट्स को क्या करना है, जेड वैल्यू में ट्रांसफॉर्म करना है। अब थोड़ा ध्यान देना, ये जेड ट्रांसफॉर्म यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट नहीं है, दिस इज़ आवर फिशर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन। ये जेड आई हमारा फिशर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जो जेड आई है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वेयर जेड आई फॉलोज नॉर्मल विथ मीन इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस रो अपॉन 1 माइनस रो एंड वेरिएंस इज इक्वल टू 1 अपॉन ni-3। तो जो ये जेड आई हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिया है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल होगा विथ कॉमन मीन। जो मीन होगा वो हर वैल्यू के लिए यानी Z1 Z2 अप टू ZK के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। और वो मीन क्या होगा, 1/2 log ऑफ 1 प्लस रो डिवाइडेड बाई 1 माइनस रो, वेयर रो इज़ पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट। मैंने बताया पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा, फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो ये कांस्टेंट, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो ये फिक्स्ड हो गई। तो इसका मतलब है जो जेड आई का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है विथ कॉमन मीन 1/2 log 1 प्लस रो डिवाइडेड बाई 1 माइनस रो एंड वेरिएंस 1 अपॉन ni-3। अब ये वेरिएंस क्या होगा, वैल्यू टू वैल्यू चेंज होगा। यानी अगर Z1 का वेरिएंस हमें निकालना होगा तो Z1 का वेरिएंस होगा 1 अपॉन n1-3। इसी तरह से Z2 का वेरिएंस निकालना होगा तो वो होगा 1 अपॉन n2-3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिया था, ट्रांसफॉर्मेशन वेरिएबल, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जेड को डिफाइन कर सकते हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए जो मीन हमने डिफाइन किया है ये मीन बेसिकली हमें क्या होगा, नोन नहीं होगा। वेरिएंस तो जैसे हमें सैम्पल साइज़ पता है तो वेरिएंस तो हम सैम्पल साइज़ के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस मीन को हम अपनी प्रॉब्लम्स में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो जनरली क्या होता है, अननोन होता है। तो इस मीन क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। सैंपल के बेसिस पे इसे हम एस्टिमेट करेंगे। तो कैसे इसे एस्टिमेट किया जाता है, इसका जो एस्टिमेटर होगा इसे मैं जेड बार से नोट करूँगा। तो ये जेड बार मेरा क्या होगा, वेटेड मीन ऑफ जेड आई इन टर्म्स ऑफ वेरिएंस। यानी वेरिएंस के टर्म्स में हम क्या करेंगे, जेड आई का मीन कैलकुलेट करेंगे। यानी जेड आई का जो वेट होगा, जेड आई का वेट क्या होगा, वेरिएंस क्वांटिटी होगी, यानी 1/ni-3। तो जो वेट हम यहाँ पे लेके चलेंगे, वेरिएंस लेके चलेंगे वेट, तो इसका जो मीन होगा वो होगा जेड आई इंटू इसका वेट 1 अपॉन ni-3। तो ये ni-3 डिवाइडेड बाई समेसन ni-3। तो ये जेड बार हमारा इस तरह से कैलकुलेट होगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया, वेरिएंस के इन्वर्स को जेड आई का वेट ले लिया और उसके बेसिस पे हमने जेड आई का वेटेड मीन कैलकुलेट कर लिया। तो ये जेड बार होगा, ये जेड बार इस मीन क्वांटिटी का एस्टिमेट होगा, मिनिमम वेरिएंस एस्टिमेट इसे हम कहते हैं। जब हम मिनिमम वेरिएंस मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इस क्वांटिटी का जो एस्टिमेट आएगा वो ये क्वांटिटी होगी जेड बार। अब ये जेड बार हम अपने सैंपल में कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास देखिए R1 R2 RK की वैल्यूज़ होंगी तो उसके बेसिस पे हम जेड आई कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उस जेड आई की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जेड बार कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जेड बार हमारे पास आ गया, वेरिएंस हमारे पास है। तो यहाँ से जब हम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होगा, देखिए जेड आई माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ जेड बार। ये क्वांटिटी मेरा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होगी, यही होगी ना। जो वेरिएबल है वो जेड आई है, इसका मीन जेड बार है और इसका स्टैंडर्ड एरर कितना है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ni-3 है। तो जब SNV यहाँ पे डिफाइन होगा तो ये हो जाएगा जेड आई माइनस जेड बार इंटू अंडर रूट ऑफ ni-3 और इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मल विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1। तो ये क्वांटिटी मेरी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हो गई। क्या हुआ, जेड आई माइनस जेड बार
इंटू अंडर रूट ऑफ ni-3। कैसे आया? जेड आई हमने डिफाइन किया, फिशर्स ट्रांसफॉर्मेशन से जेड आई डिफाइन किया। इस जेड आई का डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमने मीन को सैंपल से एस्टिमेट किया तो जेड बार हमें मिल गया। तो हम क्या कर सकते हैं, जेड बार के बेसिस पे अपना स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें पता है काई स्क्वायर क्या होता है। काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। तो अब देखिए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट यहाँ पे है हमारे पास ये, तो इसके कितने वेरिएबल्स होंगे हमारे पास। आई यहाँ पे वेरी कर रहा है, देखिए आई वेरीज फ्रॉम 1 to up to k। तो आई की सॉरी जेड की वैल्यूज़ कितनी होंगी, k वैल्यूज़ होंगी। तो हम इन क्वांटिटीज़ का स्क्वायर निकालें और उसे ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, काई स्क्वायर वेरिएट मिलेगा। तो वो काई स्क्वायर वेरिएट क्या होगा वो हम नोट कर लेते हैं। तो अब देखिए जब हम काई स्क्वायर को यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो इसका स्क्वायर निकालेंगे और आई के टर्म्स में इसे सम करेंगे। तो ये होगा समेसन आई फ्रॉम 1 to k जेड आई माइनस जेड बार इंटू अंडर रूट ऑफ ni-3 होल स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्वांटिटी हो जाएगी समेसन आई 1 to k जेड आई माइनस जेड बार स्क्वायर इंटू ni-3। और इस क्वांटिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा काई स्क्वायर विथ k-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। k-1 क्यों आया, क्योंकि जेड बार यहाँ पे क्या है, एक लीनियर रेस्ट्रिक्शन है। जेड बार को हम क्या कर रहे हैं, सैंपल में कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारे पास टोटल अननोन k हैं, एक रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, k-1 हो गई। तो अब क्या कर सकते हैं, इस काई स्क्वायर को हम अपनी सैंपल में कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें R1 R2 R गिवन होगा और हर सैंपल का सैंपल साइज गिवन होगा। तो हम उसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, ये क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वांटिटी हमारी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमारा डिसीजन बन जाएगा इफ़ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर देन काई स्क्वायर k-1 अल्फ़ा वी रिजेक्ट H0। यानी इस केस में क्या करेंगे, हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब होगा कि कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारे होमोजीनियस नहीं है। और इसी तरह से अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड लेस देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड होगा तो नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसी के साथ एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे लिख लेते हैं इफ़ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन k-1, k-1 इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द टेस्ट। तो ये काई स्क्वायर कैलकुलेटेड अगर k-1 से छोटी क्वांटिटी है तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। इस केस में हमें टेबल वैल्यू रिक्वायर नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा डिसीजन बन जाएगा। तो अब देखिए जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो है, हमने क्या करना है, पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट को इन डिफरेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट्स के बेसिस पे एस्टिमेट करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे जब जेड बार डिफाइन किया था तो जेड बार हमने कहा था ये क्या है, इस मीन का एस्टिमेटर है। और ये मीन क्वांटिटी क्या थी, यहाँ पे ये मीन क्वांटिटी थी 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस रो डिवाइडेड बाई 1 माइनस रो। तो ये जेड बार क्या कर रहा है, इस क्वांटिटी को एस्टिमेट कर रहा है। इस क्वांटिटी को एस्टिमेट कर रहा है तो यहाँ से देखिए जेड बार इक्वल टू 1/2 लॉग 1 प्लस रो डिवाइडेड बाई 1 माइनस रो होगा। तो हम यहाँ से रो को एस्टिमेट कर सकते हैं। रो एस्टिमेट क्या होगा, जेड बार के टर्म्स में होगा। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वांटिटी हमें मिलेगी, कितनी मिल जाएगी, 1 प्लस रो डिवाइडेड बाई 1 माइनस रो इक्वल टू e टू दी पावर 2z। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें रो कैप मिलेगा। तो ये रो कैप की वैल्यू होगी e टू दी पावर 2z बार माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू दी पावर 2z बार प्लस 1। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, अपना रो एस्टिमेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमें क्या होगा, डिफरेंट सैंपल्स गिवन होंगे, उन सैंपल्स का सैंपल साइज गिवन होगा और उनके बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी जो सैंपल के ऑब्जर्वेशंस हैं, सपोज XY ऑब्जर्वेशंस हैं तो XY के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें गिवन होगा। तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, जेड बार कैलकुलेट कर लेंगे। जेड बार की हेल्प से हम काई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे।
काई स्क्वायर कैलकुलेट हो गया तो इसके बेसिस पे हमारा डिसीजन बन जाएगा। अगर डिसीजन में क्या होता है, हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है, यानी इस केस में क्या होगा, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होंगे वो होमोजीनियस होंगे। अब होमोजीनियस हैं तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, एक कोरिलेशन कोफिशिएंट को एस्टिमेट कर रहे हैं, पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट को एस्टिमेट कर रहे हैं। तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट रो को एस्टिमेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस क्वेश्चन में हमारे पास 6 सैंपल्स हैं और 6 सैंपल में हमने क्या किया है, कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट किया है। तो हमें चेक करना है ये 6 कोरिलेशन कोफिशिएंट होमोजीनियस है या नहीं है। तो देखिए हाइपोथेसिस क्या होगी, द गिवन वैल्यूज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट्स आर होमोजीनियस। अब मैंने देखे यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो नोट कर ली, n1 की वैल्यू, n2, n3, n4, n5 एंड n6 एंड सिमिलरली r1, r2, r3, r4, r5 एंड r6 की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे नोट की हुई हैं। तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जेड कैलकुलेट करेंगे। जेड का फॉर्मूला 1/2 log ऑफ 1 + ri अपॉन 1 - ri। तो जब पहली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो पहली वैल्यू हमारी z1 होगी, तो z1 हो जाएगी 1/2 log ऑफ 1 + r1 दैट इज़ 318 डिवाइडेड बाई 1 - 0.318। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी z1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली Z2, Z3, Z4, Z5 और Z6 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। इस फॉर्मूले को यूज करके हमने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। अब देखिए हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशंस आ गए। इन 6 ऑब्जर्वेशन का मीन हम कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, जो वेटेड मीन होगा, जहाँ पे वेट होगा इन्वर्स वेरिएंस। वेट क्या होगा, इन्वर्स वेरिएंस होगा, क्योंकि वेरिएंस क्या है जेड का 1/ni-3 है, तो वेट हमने यहाँ पे इन्वर्स वेरिएंस लिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें जेड बार मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, जेड बार कैलकुलेट कर लिया। तो जेड बार की वैल्यू ये क्वांटिटी आई। अब हमने क्या करना है, काई स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो काई स्क्वायर कैलकुलेशन का फॉर्मूला हमारे पास ये है ni-3 इंटू जेड जेड बार होल स्क्वायर। इसका समेसन हम कैलकुलेट करेंगे। तो जेड बार को हमने क्या किया, जेड से z1 से सब्ट्रैक्ट किया, स्क्वायर किया, n1 - 3 से मल्टीप्लाई किया, तो पहली क्वांटिटी आ गई। इसी तरह से दूसरी क्वांटिटी निकालेंगे, तीसरी निकालेंगे, सिमिलरली छठी क्वांटिटी निकालेंगे, ऐड करेंगे तो हमें काई स्क्वायर मिल जाएगा। तो काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ पे 0.1008। तो इस तरह से हमने अपना काई स्क्वायर यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो अब हमें देखना है कि इस काई स्क्वायर कैलकुलेशन के बेसिस पे हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू है। अगर वो कैलकुलेटेड वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम से कम है, तो अब देखें यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। हमारे पास 6 सैंपल्स हैं, यानी k इक्वल टू कितना है, 6 है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे k-1 होती है, दैट इज़ 6 - 1 दैट इज़ 5। तो ये हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब हम देख रहे हैं हमारा जो काई स्क्वायर कैलकुलेट हुआ है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से लेस है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसे कह सकते हैं, सिंस काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इस केस में हम अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की गिवन वैल्यूज़ हैं वो होमोजीनियस हैं। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यूज़ होमोजीनियस हैं, तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अपना पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट एस्टिमेट कर सकते हैं। तो उस एस्टिमेट की वैल्यू इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पे रो कैप एस्टिमेट वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी e⁻² बार -1 डिवाइडेड बाई e⁻² बार +1। तो z बार की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 0.1919। ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू का एस्टिमेट मिल जाएगा। तो ये वैल्यू है 0.1894। तो जो पॉपुलेशन में कोरिलेशन है वो क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया काई स्क्वायर टेस्ट, जहाँ पे ये काई स्क्वायर टेस्ट की पैरामेट्रिक टेस्ट में एप्लीकेशन है कोरिलेशन कोफिशिएंट्स की होमोजेनिटी टेस्ट करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये लेक्चर आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। थैंक यू।